Hello students, welcome everyone. So students, we are continuing, we are running with the chapter probability. देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के अंदर लास्ट जो क्लास आपने अटेंड की है उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक एक्सप्रेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी की रेंज के बारे में, ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए। इसके बाद में आपको कॉइन्स से रिलेटेड बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करवाए गए थे कि 1 कॉइन को टॉस करने पे, 2 कॉइन्स को टॉस करने पे और 3 कॉइन्स को टॉस करने पे डिफरेंट आउटकम्स क्या आते हैं, और उन डिफरेंट आउटकम्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग बनते हैं वो सारे आपसे डिस्कस किए गए थे। तो इसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसपे एलिमेंट्री इवेंट्स अपने को परफॉर्म करने हैं, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज द डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। तो देखिए मैं आपको जो इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसी तरीके से सिखा रहा हूँ कि पहले कॉइन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आपको बता दिए जो जो एग्जाम के अंदर अपियर होता है। अब इसी तरीके से अगर डाइस की बात करें तो डाइस में भी पहली कंडीशन में 1 डाइस है, सेकंड कंडीशन में 2 डाइस आर थ्रोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या लिखा आता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज फिक्स है, इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, अगर किसी एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाए देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और उसमें n नंबर ऑफ कंडीशंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने बात करते हैं कि डाइस के अंदर, तो डाइस में फर्स्ट नंबर क्या, इफ 1 डाइस इज थ्रोन, if 1 dice is thrown then sample space। अब इतना तो आपको सबको ही पता है कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस को ब्रैकेट के अंदर लगा के if 1 dice is thrown then the sample space is equal to 1 2 3 4 5 6। how many total sample space, ये तो अलग अलग सैंपल स्पेस के वैल्यूज हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस कह दो या फिर ये कह सकते हैं आउटकम्स, टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गया आपके पास में 6। तो एग्जाम में कंडीशन यही है, इफ 1 डाइस इज थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या, केस फर्स्ट के लिए बात कर लेते हैं, 1 डाइस इज थ्रोन। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे बताता हूं। फर्स्ट नंबर पे सपोज दैट आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। अब इवन नंबर की कंडीशन है तो इवन नंबर के लिए आपने प्रोबेबिलिटी को पीई करके रिप्रेजेंट किया। अच्छा, फॉर्मूला आप सबको पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एन इवन नंबर के लिए जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना, चलो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताता हूं। जब अगर ये क्वेश्चन है इवन नंबर तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिख दोगे वहां पे, ये टोटल 6 सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके बाद में इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स, इतना आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से इवन नंबर का, 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 4 6 है, लेकिन काउंटिंग में कितने हुए, आपको 2 4 6 को काउंट नहीं करना, आपको 1 2 3 टोटल आउटकम्स 3 है। तो इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी बन गया 3/6, दैट इज सिंप्लीफाइड एंड यू विल गेट द वैल्यू 1/2। इज इट क्लियर। इवन नंबर के बाद में सपोज दैट सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। जो जो डिफरेंट क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारे मैं आपसे पूछ लूंगा। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए मैं सीधा फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूं। प्राइम नंबर में फेवरेबल आउटकम्स में ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर में 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स है 2 3 5, 1 इज नॉट इन द प्राइम नंबर। तो 2 3 5 अगर फेवरेबल आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी बनेगा 3/6, अगेन 1/2 इवन नंबर के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उसके अंदर प्राइम नंबर के लिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर बात करें, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स है, ग्रेटर देन 4 के अंदर फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है, 5 और 6 है। तो 5 और 6 है तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 2/6, दैट इज 1/3। अच्छा, इसमें भी अगर क्वेश्चन आपका एटलीस्ट या एटमोस्ट हो, गेटिंग अ नंबर एज एटलीस्ट
4, गेटिंग अ नंबर दैट इज द एटलीस्ट 4। अब एटलीस्ट 4 का मतलब उस दिन क्या बताया था इनडायरेक्टली, एटलीस्ट की जगह वर्ड आपको याद होगा, आपने कॉपी में लिखा होगा कि एटलीस्ट के लिए मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट कैन बी रिप्लेस बाय मोर देन और इक्वल टू 4। तो अब आपको डाइस के लिए ऐसे आउटकम्स को लेना होगा, ऐसे फेवरेबल आउटकम्स को लेना होगा जिसमें जो डाइस पे नंबर है, जिसमें जो डाइस पे नंबर है वो आपका मोर देन और इक्वल टू 4 है, मोर देन और इक्वल टू 4। तो एटलीस्ट 4 के अंदर मोर देन और इक्वल टू 4 में अगर बात करें तो देखिए मोर देन और इक्वल टू 4 के अंदर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स में 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी जो बनेगा 4, 5, 6 में 3/6 दैट इज 1/2। तो ये अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग कंडीशंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी होती है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हो। बेसिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपसे मतलब जिस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है, टोटल आउटकम 6 से डिवाइड करना है। वन डाइस पे तो ये कंडीशन है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये सारी कंडीशंस है वन डाइस को थ्रो करने पे। मल्टीपल्स ऑफ 3, तो जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो सबके बेसिक्स आंसर आराम से मिलता है। मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 में क्या होता है, 3 और 6 होता है। मल्टीपल ऑफ 2 पूछे तो 2, 4, 6 हो गया। प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर 4 और 6 हो गया। इस तरीके से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन में आपके पास में है इफ 2 डाइस आर थ्रोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं, इफ 2 डाइस आर थ्रो, तो सबसे पहले तो बात करेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक डाइस को थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आते हैं, तो 6 आउटकम फर्स्ट डाइस के और 6 आउटकम सेकंड डाइस के, लेकिन वो गलत होता है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 2 डाइस को थ्रो करने पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 12 होते हैं, 12 नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे और क्या बनता है मैं आपको समझाता हूँ। इफ 2 डाइस आर थ्रो, तो सैंपल स्पेस का जो कंडीशन बनता है दैट इज पहले डाइस पे ये 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे डाइस पे भी ये 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज इन द सैंपल स्पेस। अगर 2 डाइस को आप थ्रो करते हो और सैंपल स्पेस की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट डाइस पे आपके नंबर 1 to 6 है, सेकंड डाइस पे भी आपके नंबर 1 to 6 है। तो 1 to 6 नंबर का 1 to 6 नंबर के साथ ईच नंबर के साथ जब प्रोडक्ट एक्सप्रेशन बनता है तो दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 इसके और 6 इसके प्रोडक्ट में अगर बात करें, तो प्रोडक्ट में बात करने का मतलब तो ये हो गया कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं 2 डाइस को थ्रो करने पे, these total outcomes are 36। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको साइड में पूरा आउटकम्स का परफॉर्म करने का तरीका सिखाता हूँ कि 36 आउटकम्स कैसे आते हैं। देखो प्रैक्टिकल सी बात है कि आप 2 फ्रेंड्स जो है वो डाइस प्ले कर लो, ठीक है। अब 2 फ्रेंड्स डाइस प्ले कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, आप जो डाइस थ्रो करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपके लिए काउंट होगा, और जब आपका फ्रेंड डाइस को थ्रो करेगा तो जो नंबर आएगा वो आपके फ्रेंड के लिए काउंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले किसने डाइस को थ्रो किया और जो नंबर आ रहा है वो किसके लिए है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने थ्रो किया वो नंबर उसके काम आ जाएगा या आपके फ्रेंड ने थ्रो किया वो नंबर आपके काम आ जाएगा, नहीं। आप डाइस थ्रो करोगे जो नंबर आएगा वो आपके लिए काम में आएगा, और आपका फ्रेंड जब डाइस थ्रो करेगा तो जो नंबर होगा वो उसके लिए काम आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कैसे बनती है 36 की। देखिए पहली पॉसिबिलिटीज में जो पहला पेयर बनता है दैट इज 1,1। 1,1 किस तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको कि पहले दोनों डाइस पे, दोनों के थ्रू प्ले किए गए डाइस पे दोनों पे 1 1 है। सेकंड पॉसिबिलिटी जो है पहले डाइस पे नंबर 1 है और दूसरे डाइस पे नंबर 2 है। कॉमा लगा के लिख रहा हूँ पेयर्स को अलग अलग कंडीशन में। फिर पॉसिबिलिटीज जो है वो 1,3 है, फिर पॉसिबिलिटीज 1,4 है, फिर पॉसिबिलिटी 1,5 है, और फिर पॉसिबिलिटी 1,6 है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में कि पहले डाइस पे, फर्स्ट डाइस पे तो बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 1, लेकिन सेकंड डाइस पे पॉसिबिलिटी है कि हर बार नंबर चेंज हो रहा है। अच्छा, सेकंड रो में अगर बात करें तो अब मान लेते हैं कि पहले डाइस पे नंबर 2 आना स्टार्ट हो गया, तो 2 के रेस्पेक्ट में ये सारे नंबर्स आपके रिपीट हो सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6, ये सारे नंबर्स। 3 के आने पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इज इट क्लियर? 4 के साथ में रिपीटेशन वही 4 1 4 2 4 3। ये सारे आउटकम्स आपको कॉपी में नोट करने हैं, और पेपर में भी जब भी 2 डाइस पे क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको इस तरीके से परफॉर्म करना। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिफ्थ रो में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सिक्स्थ रो में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट इज 6 6। तो ये इस वे में, इस तरीके से आपके पास में टोटल 36 सैंपल स्पेस बनते हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। आई थिंक हर एक बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हर कंडीशन में समझ में आती है कि हाँ किस तरीके से ये 36 आउटकम्स बन रहे हैं, क्योंकि पहले डाइस पे जो नंबर है उसके कंपैरेटिवली दूसरे डाइस पे क्या नंबर है वो अलग अलग आउटकम्स है। अब कई बच्चों को लगता है कि सर 1 2 आना या 2 1 आना तो एक ही बात है। बिल्कुल एक बात नहीं है। 1 2 का मतलब जो पहले थ्रो किया गया उस पे नंबर 1 आया था पहले डाइस पे, जब फर्स्ट टाइम उसको थ्रो किया गया था, लेकिन जब उसी को सेकंड टाइम थ्रो किया गया तब आपका नंबर 2 है। और 2 1 का मतलब पहली बार थ्रो करने पे 2 आया और सेकंड बार थ्रो करने पे 1 आया। तो 1 2 2 1 आर नॉट द सेम इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 1 2 2 1 3 1 1 3 4 1 1 4 ये सेम नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई टोटल 36 आउटकम्स। इज इट क्लियर? अच्छा, टोटल 36 आउटकम्स आपने सीख ली। तो अब इन 36 आउटकम्स के रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो देखो, जो नॉर्मली क्वेश्चन बनता है उसके लिए मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिखाने जा रहा हूं कि सम के रिगार्डिंग। जैसे जिस तरीके से आपको पता ये चल गया कि 2 डाइस को थ्रोन करने पे टोटल आउटकम्स आपके 36 होते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से मैं अब आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं कि इन टोटल आउटकम्स 36 में सबसे पहले जो दोनों डाइस पे नंबर अपीयर हो रहा है उन डाइस के नंबर्स का सम करने पे किसमें क्या कंडीशन, क्योंकि सम के रिगार्डिंग बहुत बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मैं देखिए कंडीशन आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूं कि यहां पे मैंने लिखा वैल्यू के अंदर सम, यहाँ पे कॉलम वाइज रो वाइज परफॉर्म कर रहे हैं कि डिफरेंट नंबर्स एज अ सम कैलकुलेट अगर करते हैं तो उस सम के लिए आउटकम्स कितने कितने फेवर करते हैं। डिफरेंट नंबर्स एज अ सम, और उन डिफरेंट नंबर्स एज अ सम के लिए कितने कितने आउटकम्स उस कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझिएगा ध्यान से कि कैसे क्या किया जाए। देखिए, सम के अंदर कुछ इस तरीके से अपने समझते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है। देखिए, दोनों डाइस में अगर बात करें तो मिनिमम जो नंबर आता है दोनों डाइस पे वो 1 1 है, और जो मैक्सिमम नंबर है दोनों डाइस पे वो आपका 6 6 है। तो मिनिमम नंबर 1 1 है और मैक्सिमम नंबर अगर 6 6 है, तो सबसे पहले अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम अगर 1 1 है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू एज अ सम आपके पास में 2 पॉसिबल है। मिनिमम वैल्यू एज अ सम आपके पास में 2 पॉसिबल है। उससे अगर ज्यादा नंबर्स पे बात करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में जो पॉसिबल है वो आपका गेटिंग अ नंबर सम एज 3। ऐसे में अगर आपको कंटिन्यू बता दूं तो नंबर एज अ सम 4, नंबर सम एज अ 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये कंडीशन। इतने नंबर्स डिफरेंट टाइप्स के एज अ सम अपने को 2 डाइस को थ्रो करने पे मिलते हैं। गेटिंग नंबर सम एज 2, नंबर 3, नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे कम नहीं होगा। 2 से सम कम नहीं होता है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। अगर कम पूछे या ज्यादा पूछे इसका मतलब उसके प्रोबेबिलिटी में आंसर 0 है। तो ये चीज आपको ऐसी समझनी पड़ेगी। 1 1 हो गया 2 के लिए, 2 1 1 2 हो गया 3 के लिए। गेटिंग द सम एज अ नंबर 4, 4 के लिए अगर बात करें तो ये 4 के लिए।
गेटिंग नंबर सम एज अ 5, तो आप समझ सकते हैं कि 5 के लिए ये है सारे सैंपल स्पेस, फेवर कंडीशन सॉरी। नंबर गेटिंग सम एज अ 6, तो 6 में ये सारे पॉसिबिलिटीज है। गेटिंग द नंबर एज अ सम 7, तो सम 7 होने के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। सम 8 होने के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। सम 9 में आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से एक्सप्रेशन, सम 10 में, उसके बाद गेटिंग द सम एज 11 एंड लास्ट वन इज द 12। ये है आपके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बहुत इजीली एक माइंड में स्ट्रक्चर बन जाता है समझ जाते समय और समझते टाइम में, कि अगर 36 आउटकम्स के सैंपल स्पेस आपके माइंड में है कि फर्स्ट रो में 1 1 1 2 1 3 1 4, मतलब 1 को लेके सारे रिपीटेशन करने हैं दूसरे डाइस पे, फिर 2 को लेके दूसरी डाइस पे सारे नंबर रिपीट करने हैं, फर्स्ट डाइस पे 3 को लेके बाकी दूसरे डाइस पे सारे नंबर, फिर 4 को लेके, फिर 5 को लेके और फिर 6 को लेके। तो ये टोटल 36 अगर आउटकम्स आपके माइंड में है, तो अब इन 36 आउटकम्स को लेते हुए अपने को सम के लिए अगर बात करनी है, तो देखिए सम के अंदर आपको पता चल गया, मैं काउंटिंग वैल्यू लिख रहा हूं, कौन सा सैंपल स्पेस है वो यहां से आपको पता चलेगा। गेटिंग नंबर सम एज 2, तो सैंपल स्पेस है, फेवरेबल आउटकम्स है 1, 1, तो टोटल आउटकम्स की अगर बात करें तो सम 2 के लिए 1 आउटकम्स है। फिर इसके बाद में क्लियर पता चल रहा है कि सम 3 के लिए अगर आउटकम्स की बात करते हैं तो 1 2 2 1, तो सम 3 के लिए आउटकम्स 2 है। सम 4 के लिए 1 3 2 2 3 1, दैट इज 3। सम 5 के लिए आप सामने है 4 है। सम 6 के लिए आउटकम्स आपको पता चल रहा है कि 5 है। सम 7 के लिए आउटकम 6, सबसे ज्यादा 7 के लिए होता है, ये देखिए 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, तो सबसे ज्यादा आउटकम सम 7 आने के हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब जिसके खुद के आउटकम 6 होते हैं। उसके बाद में 8 है, वापस अगर 8 देखेंगे तो 5 है, 9 देखेंगे तो 4 है, 10 3 है, 11 2 है और 12 1 है। तो हर एक स्टूडेंट को अपने माइंड में ये कैलकुलेशन याद होना चाहिए कि सम के अंदर 2 से 12 तक पॉसिबिलिटीज होती है और 2 से 12 तक पॉसिबिलिटीज में आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद वापस से 5 4 3 2 1, ये कंडीशंस। अब इसमें मैं आपसे कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछूं सम के लिए, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम्स 36 है और टोटल आउटकम्स 36 के रेस्पेक्ट में, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो, if two dice are thrown simultaneously, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या आता है, if two dice are thrown simultaneously or if a dice is thrown twice, both have the same meaning. if two dice are thrown simultaneously, अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हो, और या फिर if one dice is thrown twice, एक डाइस को दो बार थ्रो करना, if one dice is thrown twice or two dice are thrown simultaneously, both having the same meaning, the total number of sample space will be 36. Make sure it is not 12, it will be 36. अच्छा, अब क्वेश्चन वही है, what is the probability of getting a number? What is the probability of getting a number as a sum on both dice is? Sum, अब सम में सपोज दैट मैंने आपसे पूछा सीधा डायरेक्टली यही पूछ लिया, what is the probability of getting a sum on both dice is at least 10. पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सम की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, वो आप रिफ्रेशर में देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट यहां से समझना है, क्वेश्चन वहां पे आप डिफरेंट टाइप्स के सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर एट लीस्ट 10 एज अ सम ऑन बोथ डाइस? जो दोनों डाइस पे नंबर है उसका सम जो है वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर 10 होना चाहिए, तो एटलीस्ट 10 के अंदर अगर पेपर में लिखना होगा तो वहां पे फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे कि कौन कौन से। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर बात करें एटलीस्ट 10, अच्छा पहली बात तो एटलीस्ट का मतलब इनडायरेक्टली अगर बात करें तो मैं तो एक ही वर्ड जानता हूं, क्या? एटलीस्ट का मतलब मोर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब मोर देन और इक्वल टू 10, मतलब आउटकम्स में मेरे को मोर देन और इक्वल टू 10, तो ये इक्वल टू 10 है, ये मोर देन 10 है, ये मोर देन 10 है, मतलब 3 आउटकम्स 2 आउटकम 1। अच्छा पेपर में 3 2 1 नहीं लिखते हैं, पेपर में वहां पे आउटकम्स को लिखना पड़ेगा। तो आउटकम्स में पता होना चाहिए कि 10 के लिए अगर बात करते हैं तो 4 6 है, 5 5 है, 6 4 है, इसके बाद में कॉमा लगा के 11 के लिए अगर बात करते हैं तो 5 6 है, 6 5 है, और 12 के लिए अगर बात करते हैं तो एक ही आउटकम है 6 6 है। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी?
प्रोबेबिलिटी इज 6/36, दैट इज 1/6। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है रिगार्डिंग टू सम, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मोर देन, लेस देन, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, गेटिंग द सम एज इवन नंबर, गेटिंग द सम एज एन ऑड नंबर, कोई भी अगर कंडीशन हो तो आपको इस तरीके से वर्क करना। ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, सम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, गेटिंग सम एज एटलीस्ट 10। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है, गेटिंग सम एज एन इवन नंबर, मतलब जो दोनों डाइस पे नंबर है, वो आपका इवन नंबर होना चाहिए। गेटिंग सम एज एन इवन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपके पास में है अपने माइंड के अंदर, और अगर पेपर में रिक्वायर्ड है तो आप बना भी सकते हो। ये गेटिंग सम एज एन इवन नंबर एज अ सम चाहिए, तो इवन नंबर एज अ सम चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और अगर इनके लिए फेवरेबल आउटकम्स, तो देखिए वहां पे पेपर में फेवरेबल आउटकम्स जब आप लिखोगे, पहले पता तो होना चाहिए ना कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको ये टेबल आपको वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा खुद को समझाने के लिए। और टेबल ड्रॉ नहीं भी करते तो ध्यान रखो कि सम 2 के लिए आपका आउटकम 1 1 है, 4 के लिए कौन है, 6 के लिए कौन कौन से वो लिख दो, 8 के लिए कौन है लिख दो, 10 के लिए और 12 के लिए। अच्छा, काउंट करते हैं कि कितने काउंट हुए फेवरेबल आउटकम्स में। 2 के लिए 1 है, 1, 4 के लिए 3, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, और 17 + 1 18. So what is the probability? Probability is 18/36, 1/2. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। गेटिंग सम एज एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी हाफ होता है। गेटिंग सम एज एन ऑड नंबर, तो देखो बेटा, अगर इवन नंबर्स के सम में अगर 18 आउटकम्स आ रहे हैं, तो क्लियर सी बात है कि अगर ऑड नंबर्स की भी अगर बात करेंगे, तो ऑड नंबर्स के भी सम में 18 ही आएगा, ये कंफर्म है। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कंडीशन 36 है, तो 36 में अगर 18 आउटकम्स ऐसे हैं जो ऑड नंबर्स एज अ सम दे रहे हैं या इवन नंबर एज अ सम दे रहे हैं, तो रिमेनिंग 18 क्या देंगे, ऑड नंबर एज अ सम देंगे। तो इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका हाफ हाफ होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर पॉइंट। अच्छा, इसमें अगर सिंपल वन कोई सिंगल क्वेश्चन हो, गेटिंग द सम एज अ 10, अब सिर्फ 10 ही चाहिए, तो गेटिंग द सम एज अ 10 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गेटिंग द सम एज अ 10, 3 आउटकम्स फेवर कर रहे हैं, 3/36। गेटिंग द सम एज मोर देन 10, तो मोर देन 10 चाहिए, तो इसका मतलब 11 और 12 लेना होगा, सिर्फ ये 2 और 1 को। तो इस तरीके से सम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होता है, वो आप एटलीस्ट, एटमोस्ट, मोर देन, लेस देन, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी कंडीशंस पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है सम को समझने में। तो ये एक पार्ट 2 डाइस का कंप्लीट हुआ रिगार्डिंग टू द सम। अच्छा, इस सम के अलावा और क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, वो मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए, थोड़ा सा समझाने के लिए काम करते हैं कि अब ये जो पहले सम के लिए बनाए थे इस तरीके से डॉटेड लाइन, इनको मैं एक बार इरेज कर देता हूं यहां से, ताकि आपको नेक्स्ट सिचुएशंस के बारे में अपडेट कर सकूं कि नेक्स्ट सिचुएशंस को कैसे समझना है। क्योंकि इसी के साथ अगर ओवरलैप्स करूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सा लाइन किसका है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इससे पहले आप लोग इस तरीके से इसको अलग से ड्रॉ कर लीजिएगा। जहां इस तरीके से सर ने सम को कैलकुलेट करना सिखा दिया था। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट डाइस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें ये ऑब्जर्वेशंस आपका जरूरी है क्या, कि अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो 36 आउटकम्स है, इसमें से कुछ ऐसे आउटकम्स है जिसमें दोनों डाइस पे सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। 36 आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें दोनों डाइस पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। The number that is appearing on the both dice, same number is appearing on both dice, that is also called doublet। क्या बोलते हैं उसको, doublet। दोनों डाइस पे सेम नंबर या डबलेट अगर आपसे कहे, तो देखिए क्लियर विजिबल है यहाँ पे कि ये जो इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में बना रहा हूं, 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो कंडीशन लेके बनाया जा रहा है, ये आपके है
same number on both dice. So what is the next question? पहले मैंने वो बता दिए, अब नेक्स्ट नंबरिंग जो भी है वो आप लोग देखते रहिएगा. गेटिंग एज अ डबलेट. तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, सम के पॉइंट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग एज अ डबलेट. तो डबलेट का मतलब यहां पे लिख देता हूं. डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर, डबलेट का मतलब है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस. सेम नंबर और बोथ डाइस में अगर बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स साफ साफ पता चल रहा है कि फेवरेबल आउटकम 6 है. फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा? 6 है. ये आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. तो प्रोबेबिलिटी हो गया 6/36, दैट इज 1/6. So getting same number on both side, both dice, और getting as a doublet, both having the same meaning. तो आंसर उसका हो गया 6/36, that is 1/6. अच्छा, इन 6 के अलावा अब देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. इन 6 आउटकम्स जिसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है दोनों डाइस पे, इसके अगर इधर वाले आउटकम्स बात करें और उसके अंदर उधर वाले आउटकम्स में बात करें, तो एक पॉइंट जो कॉमन ऑब्जर्वेशन में आता है वो ये है कि इन 6 के इधर डाउनवर्ड्स जो है वो भी 15 आउटकम्स है, और 6 के उधर जो है वो भी आपके 15 आउटकम्स है. तो इधर 15 है, इधर 15 है, और ये बीच में 6 है, तो टोटल 36 है. अच्छा, इन सारे आउटकम्स में एक कॉमन बात क्या है? ये जो 15 आउटकम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो 15 आउटकम्स में जो पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है, इसको लेते हुए इस तरीके से, इन 15 आउटकम्स को लेते हुए जो भी आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, इसको कैसे समझना है, इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं? तो इसमें देखिए 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2, तो क्लियर पता चल रहा है कि ये जो 15 आउटकम्स है, ये ऐसे आउटकम्स है जिसमें the number appearing on the first dice is greater than the number appearing on the second dice. Yes or no? Number appearing on the first dice. देखिए मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बता सकता हूं, जब क्वेश्चन आप खुद करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा सर ने उस समय ये बताया था कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं. ये सारे 15 वो आउटकम्स हैं. द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर अपीयरिंग ऑन द सेकंड डाइस. समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिकली बस एनालिसिस करना होता है. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सके. तो ये 15 आउटकम्स वो है जिसमें फर्स्ट डाइस पे नंबर सेकंड डाइस के नंबर से ग्रेटर है. अच्छा, अब रिमेनिंग 15 आउटकम्स ये वो है जिसमें सेकंड डाइस में जो नंबर है, ये 15 आउटकम्स वो है जिसमें सेकंड डाइस पे नंबर जो है वो फर्स्ट डाइस के नंबर से ग्रेटर है. अब एक प्रैक्टिकली बात करता हूं कि क्या कहना चाह रहा है. सपोज दैट अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि इफ अ डाइस इज थ्रोन फर्स्ट टाइम, एक डाइस को 2 बार थ्रो करना है, 2 बार थ्रो करने में जब फर्स्ट टाइम उसको थ्रो करते हैं, देन आउटकम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू a. यहां से सुनेगा प्रैक्टिकली बात जो करना चाह रहा हूं कि अगर किसी डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करना है, 2 टाइम्स थ्रो करने पे अगर उसको 1 टाइम फर्स्ट टाइम जब उसको थ्रो करते हैं तो आउटकम्स को a से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड टाइम जब उसको थ्रो करते हैं और आउटकम्स को b से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब जो पहली बार थ्रो करने पे जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका a से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो सेकंड नंबर है वो आपका b से रिप्रेजेंट हो रहा है. फर्स्ट नंबर आपका a से रिप्रेजेंट हो रहा है, और सेकंड नंबर आपका डाइस पे b से रिप्रेजेंट हो रहा है. क्लियर? तो फर्स्ट नंबर अगर डाइस पे a से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड नंबर अगर डाइस पे b से रिप्रेजेंट हो रहा है. नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. वर्कशीट के अंदर सारे क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने हैं. मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a by b greater than 1. अब बताइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a by b greater than 1? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये अभी समझाएगा, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट डाइस पे नंबर a से सेकंड डाइस पे नंबर b पे, तो a by b greater than 1 कब आएगा? जब a हमेशा b से ग्रेटर होगा. किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आता है? किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन तभी 1 आएगा ना जब न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से ग्रेटर होगा. तो न्यूमरेटर वैल्यू का मतलब फर्स्ट डाइस पे जो नंबर है वो सेकंड डाइस के नंबर से ग्रेटर होना चाहिए. तो अभी तो आपको समझाया है कि ये 15 वो आउटकम्स है जिसमें फर्स्ट डाइस पे नंबर सेकंड डाइस के नंबर से ग्रेटर है. तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फ्रैक्शन वैल्यू a by b greater than 1, देन आवर आंसर इज 15/36. क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा आंसर? यस, 15/36. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से क्वेश्चंस में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं.
जो आपको अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसमें बहुत बार क्वेश्चन में प्रोडक्ट आ जाता है, गेटिंग प्रोडक्ट एज 12, दो डाइस को थ्रोन करने पे प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। अच्छा, इसके लिए प्लानिंग कैसे करें प्रोडक्ट के लिए? तो प्रोडक्ट 12 में अगर रफ वर्क में अगर बात करें तो 12 के फैक्टर्स में कौन कौन आते हैं पहले ये देखो, 1 2 3 4 6, ये सारे 12 के फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, ये सारे 12 के फैक्टर्स है, तो इनमें से कोई ना कोई पेयर ऐसा होगा जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आता होगा। जैसे अगर 1 की बात करें तो 1 में से इसको किसी को भी साथ मल्टीप्लाई करने पे 12 नहीं आएगा। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 को 6 से, तो 2 को 6 से, इसका मतलब 6 को 2 से। अच्छा, 3 का अगर लेते हैं तो 3 का 4 से और 4 का 3 से। तो क्लियर पता चल जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट एज अ नंबर पूछे, गेटिंग प्रोडक्ट एज 12, जो भी एज ए प्रोडक्ट नंबर पूछता है, आपको ये देखना है कि 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है। उन पॉसिबल फैक्टर्स में से उन फैक्टर्स को सेलेक्ट कीजिए जो इन दो डाइस के नंबर्स पे 36 आउटकम्स में रिपीट होता है और जिनका प्रोडक्ट 12 होता है। तो 1 के साथ कोई पॉसिबल नहीं होगा, 2 के साथ 6 होगा तो 2 के साथ 6, तो 6 के साथ 2। अच्छा, 3 जब लेंगे तो 3 के साथ 4, तो इनडायरेक्टली 4 के साथ 3 हो गया। तो गेटिंग प्रोडक्ट एज 12 अगर बात करते हैं, गेटिंग एज अ प्रोडक्ट 12 की अगर बात करते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स में जो आपको आउटकम्स लिखने हैं वो आपके यही रहेंगे बेटा, 2,6, 6,2, 3,4, 4,3। तो अगर ये सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो आराम से कैलकुलेट होता ही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी तो सबसे आसान है, दैट इज 6/36, सॉरी 4/36। So 4/36, that answer is 1/9. तो प्रोडक्ट के लिए आ जाए क्वेश्चन, सम के लिए आ जाए, इवन नंबर, ऑड नंबर, गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर। अच्छा, गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर पूछ लो तो प्राइम, वैसे तो मैंने सम का कॉलम डिलीट कर दिया, तो गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं सम के अंदर 2 3 5 7 11, तो 2 3 5 7 11 के जितने जितने आउटकम्स है उन सबको नोट डाउन कर लीजिए और टोटल काउंट करके 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर टू डाइस के कंडीशंस पे, जो डिफरेंट सिचुएशनल कंडीशंस होते हैं और अलग अलग फॉर्मेट में अलग तरीके से उनके आंसर्स को रिपीट किया जाता है। तो 1 डाइस और 2 डाइस पे ये कंडीशंस है जो आपको अच्छे से रिपीट करने हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपके वर्कशीट में क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपके वर्कशीट या किसी भी रिफ्रेशर में आप वहां पे क्वेश्चन ओपन करें डाइस के लिए, और वहां पे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो उनको सबको अटेम्प्ट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो बताइएगा, अदरवाइज ये सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके किसी भी क्वेश्चन के लिए, आपकी किसी भी क्वेरी के लिए आंसर देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।